हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूं। शुरुआत करूंगा ज्योग्राफी के साथ। ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बाइलिंगुअल रखूंगा क्लास को, जैसा कि आप मेरे पढ़ाने के अंदाज से वाकिफ़ हैं। दोनों भाषाओं में मैं क्लास को डिलीवर करूँगा। जिस बच्चे को जहाँ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाके मुझ तक अपनी बात पहुँचाइएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना टाइम को गंवाते हुए शुरुआत करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। लेकिन सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स का हिस्सा है, तो सबसे पहले जानेंगे कि यूनिवर्स कैसे बना और उसको लेकर क्या क्या अलग अलग साइंटिस्टों के, वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। ये फोटो जो आप मेरे साथ में देख रहे हैं, ऐसा ही फोटो इस क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सूर्य और उसके 8 ग्रहों के परिवार के बारे में मैंने दिखाया है। तो इस सोलर सिस्टम में आप पढ़ेंगे 8 ग्रह, 172 उपग्रह, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, डॉर्फ प्लैनेट्स। तो लेकिन ये बाद में, क्लास के बाद में। सबसे पहले जानते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना है। तो ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। ज़्यादा इसमें मैं डीप नहीं जाऊंगा, सिर्फ बेसिक बातें बताऊंगा आपको जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी थ्योरीज हैं इसमें, पल्सेटिंग थ्योरी है, नेबुला थ्योरी है, स्टडी स्टेट थ्योरी है, उनमें नहीं जाना। सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति से, इनसे मिलिए। इनका नाम है टॉलेमी। अंग्रेजी में वैसे आप पढ़ेंगे तो पटोलेमी पढ़ेंगे, लेकिन ये पी साइलेंट है, ये टॉलेमी है। टॉलेमी भाई साहब ने अपनी थ्योरी दी थी जिसका नाम है जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी, इसको बोलते हैं भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है, जियो का मतलब है अर्थ और सेंटर का मतलब होता है बीच में, यानी कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ये कहा था टॉलेमी ने कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय टॉलेमी। लेकिन इस थ्योरी को आगे चलकर झुटला दिया गया और इसको झुटलाने वाला व्यक्ति है ये कोपरनिकस। कोपरनिकस एक सिद्धांत के साथ है जिसको नाम दिया गया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हीलियो का मतलब सन से है। हीलियो का मतलब है सन और सेंटर का मतलब होता है, सेंट्रिक माने सेंटर। इसका मतलब टॉलेमी ने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और कोपरनिकस ने कहा था कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन आगे चलकर जब आपका टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, इसकी खोज हुई, तब जाके ये अवधारणाएं आपकी चेंज हुई। एसएससी में, एयरफोर्स वाई ग्रुप में या हरियाणा पुलिस में, यूपी सब इंस्पेक्टर में, किसी भी परीक्षा में आप जा रहे हैं और वहाँ पर अगर इंडिया जीके अगर आपसे पूछी गई है तो ये 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है? ये है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। किसने दी? टॉलेमी ने। उसके बाद हीलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है? सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ये किसने कहा? कोपरनिकस, या हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में। लेकिन इसके अलावा एक और भाई साहब हैं, इनसे ज़रा ज़रूर मिलिए। हमारे काम की चीज इनके पास है। इनका नाम है जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंटर ने इन दोनों की थ्योरी को बिल्कुल पूरी तरीके से नकारा और नकार कर अपना एक अलग सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग, इसको वृत्त धमाका सिद्धांत भी कहते हैं। तो अब तक की जितनी थ्योरीज ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर आपने पढ़ी हैं या पढ़ेंगे, उनमें सबसे सटीक हम अभी तक इसको मान के चल रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी को। याद रखिएगा, इन सब के लास्ट में लिखा हुआ है थियरी, सिद्धांत। ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो थ्योरीज हमारे पास हैं उनमें से सबसे सही हम इसी को मान के चलते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है, इसमें आए दिन नई खोज होती रहती है। तो इस क्लास को पढ़कर
आप बेसिक बड़े अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, लेकिन आप निश्चिंत नहीं हो सकते कि मैंने यूनिवर्स के बारे में सब कुछ जान लिया, क्योंकि मैंने कहा ना यूनिवर्स में हर दिन नई नई खोज होती हैं। हाँ, लेकिन इस चीज़ की मैं गारंटी ज़रूर देता हूँ कि जिस पर्सपेक्टिव से अभी तक आपने ज्योग्राफी पढ़ी है या पढ़ने की कोशिश की है, आमतौर पर वो कोशिश रट्टे के रूप में होती है, क्रैमिंग होती है। इस क्लास को देखने के बाद आप बिल्कुल भी रट्टा लगा नहीं पाएंगे। क्लास को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए, 3 महारथियों के बारे में पढ़ा और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा बिग बैंग थ्योरी से। तो जल्दी से हेडिंग बना लीजिए, बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लिमेंटर ने दिया था, और इसमें इसने सबसे पहली बात क्या कही थी? सबसे पहली चीज़ इसने बोला था, यूनिवर्स वॉज अ टीनी बॉल ऑफ इनफाइनाइट मास एंड वॉल्यूम। इसने कहा था कि प्रारंभ में जो ब्रह्मांड है वो अनिश्चित द्रव्यमान और आयतन का एक छोटा सा एक गोला था। छोटा सा एक गोला था, ये मान लीजिए ये वो छोटा सा गोला है। सबसे पहली चीज़ इसने ये कहा। दूसरी चीज़ इसने कही कि इसके अंदर एक ब्लास्ट हुआ। कैसे हुआ ये मत पूछिए साहब, ये सिर्फ लिमेंटर ही जानते हैं कैसे हुआ, लेकिन ये उनका एक अनुमान है कि इसमें एक ब्लास्ट हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, एक चीनी मिट्टी की प्लेट अगर आप हाथ में रखें और उसको ऊपर से छोड़ दें तो नीचे गिरेगी, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कई जगह फैल जाएंगे। अब जब इसमें ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होने के बाद ये इसके ऐसे टुकड़े, कोई छोटे कोई बड़े, इस तरीके से ये पूरे ब्रह्मांड में ये फैल गए। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि यूनिवर्स एक टीनी बॉल था, किसकी? हाइड्रोजन गैस की। तो सबसे पहले तत्व जिसके बारे में मनुष्य को पता चला दैट वाज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस का ये छोटा सा एक गोला था, अनिश्चित आयतन और द्रव्यमान का। तो भाई मेरे, इस तरीके से पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन 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 पूरी आपकी फैल गई। और फिर इसने कहा कि भाई ये जितने भी गोले हाइड्रोजन गैस के फैले, ये जैसे ये बड़ा गोला है, ये छोटा गोला है, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया। यानी कि जो गोले पास पास थे, जैसे ये दोनों पास पास हैं, ये दोनों पास पास हैं, तो इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये हाइड्रोजन का जो गोला है ये इसके अंदर समाहित हो गया, इसके अंदर आकर्षित हुआ, अट्रैक्ट हुआ। इसकी वजह से हुआ ये कि हाइड्रोजन 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 के 4 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाया? हीलियम का एक मॉलिक्यूल बनाया, और साथ में क्या निकली? एनर्जी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में निकली भाई? लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट। हिंदी मीडियम के बच्चे घबराए ना कि सर तो अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा ना बाइलिंगुअल चल रहा हूं। वीडियो आपके पास है, धीरे स्लो फास्ट करके आप देखते रहिएगा। तो इस तरीके से देखिए ये चीजें आपस में मिल रही हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। तो इसका मतलब ये है कि लाइट और हीट इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें मिली और हाइड्रोजन आपस में मिल रही है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पर कौन सा बॉम्ब काम करता है। ठीक है, मैं बता देता हूं हाइड्रोजन बॉम्ब, लेकिन एक और अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, FISSION फ्यूजन। उस प्रिंसिपल पर कौन सा बॉम्ब काम करता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से ये आपका ये सारी अभिक्रिया हुई। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर मैं थोड़ा रोकूंगा, मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही है। आप लोगों ने ग्रह के बारे में भी सुना होगा, तारों के बारे में भी सुना होगा। तो ग्रह और तारे यानी कि प्लैनेट और स्टार में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही, तारों का अपना लाइट होता है, एनर्जी होती है, लेकिन प्लैनेट्स का अपना कोई लाइट नहीं होता। तो ज़रा यहाँ नज़र घुमाइए, इसी रिएक्शन के बाद लाइट और हीट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि तारे किस सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन पर। तो यहां मैं लिख देता हूं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टार्स। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टार्स।
तारों का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? सीधा पेपर में पूछा जाता है रेलवे में, या रेलवे में कहूँ एनडीए में, वाई ग्रुप में, पुलिस की परीक्षा में, आर्मी में, हर जगह पूछा जाता है कि तारों की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन है। दोस्तों, हर वीडियो अपलोड करने के बाद उसकी मैं 15 से 20 क्वेश्चन की सीरीज भी आपके लिए अपलोड। हमारे पास भाई स्टार्स बन गई और इन्हीं स्टार्स ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया। तो तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। द लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी, है ना। तो टोटल गैलेक्सी कितनी है हमारे पास? 10 की घात 11 कुल आकाश गंगाएं, कुल आकाश गंगा। और अभी मैंने कहा कि तारों के बड़े समूह को आकाश गंगा कहते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं। एक आकाश गंगा में तारे, नंबर ऑफ स्टार्स इन ए गैलेक्सी 10 की घात 11 तारे। तो 3 जानकारियां हैं आपके लिए। टोटल स्टार्स कितने हैं? 10⁻22। टोटल गैलेक्सी कितनी है? 10⁻11। और एक गैलेक्सी में तारे कितने हैं? एक आकाश गंगा में तारे कितने हैं? टोटल स्टार्स इन गैलेक्सी 10⁻11 स्टार्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो सूर्य है ये एक तारा है। तो इसका मतलब तारों के बड़े समूह को आकाश गंगा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा सूर्य भी किसी न किसी आकाश गंगा का सदस्य है और उस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। इसको हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेखला आकाश गंगा, दुग्ध मेखला आकाश गंगा, ठीक है। तो हमारी आकाश गंगा में कुल तारे कितने हैं? 10 की घात 11, ये अनुमानित संख्या है। और इनमें से एक तारा है सन, ठीक है। और सन के चारों तरफ घूम रहे हैं 8 ग्रह। इज दैट क्लियर? तो क्या ये कहना कि सिर्फ हमारे ही सोलर सिस्टम में लाइफ है, ये बात ठीक नहीं है, जस्टिस नहीं है इस टॉपिक के साथ। ओके, तो अभी तक आपने पढ़ा है कि बिग बैंग क्या है, तारे कैसे बने, ये आपको पता चल गया है। तारे कैसे काम करते हैं, सुपरनोवा ब्लास्ट, ब्लैक होल, श्वेत होल, है ना। ये सारी बातें मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बना के समझाऊंगा कि तारे का जीवन चक्र कैसे होता है। अभी सिर्फ ये जानिए कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार किस तरीके से ब्रह्मांड बना है। तो आपको आज समझ में आया कि तारे कैसे बने हैं, आकाश गंगा कैसे बनी है। इज दैट क्लियर? तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। आप चलते हैं थोड़ा आकाश गंगा के बारे में। हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि दुग्ध मेखला आकाश गंगा। तो हमारी आकाश गंगा का जो साइज है या जो शेप है वो कैसा है, इसका आकार कैसा है? इसका आकार है बेटा सर्पिलाकार, स्पाइरल, ऐसी, इस तरीके से। माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, इन आकाश गंगाओं के 3 प्रकार के साइज हो सकते हैं। एक तो इलिप्टिकल होता है, एक आपका स्पाइरल होता है, और एक कोई साइज नहीं होता। यानी कि जो आकाश गंगाएं हैं इनको 3 कैटेगरीज में आप बांट सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज होती है। तो जो सबसे जो बिल्कुल यंग हैं, जो यंग गैलेक्सीज हैं, वो आपकी कैसी है? स्पाइरल, आपकी इलिप्टिकल शेप में, अंडाकार शेप में है। और जो मिडिल एज हैं आपकी, वो आपकी है स्पाइरल शेप में, इस तरीके से। तो हमारी आकाश गंगा मध्यम आयु की आकाश गंगा है, और 80% जो आकाश गंगाएं हैं इस ब्रह्मांड में, वो आपकी इसी शेप में है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसी आकाश गंगा के किसी एक कोने में हमारा सूर्य है, सन है, और सूर्य के चारों तरफ हमारे 8 ग्रह घूम रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात और बता दूँ, जितने भी तारे एक आकाशगंगा में होते हैं वो सारे के सारे स्टार्स उस गैलेक्सी का, उस आकाशगंगा का जो केंद्र पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इसका मतलब ये है कि सूर्य एक जगह स्थिर नहीं है। सूर्य भी जिस आकाशगंगा का मेंबर है, यानी कि गैलेक्सी दुग्ध मेखला आकाशगंगा का मेंबर है, तो सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, एक बात, और अपने अक्ष पर भी चक्कर लगा रहा है, यानी कि अपने ऑर्बिट पर भी चक्कर लगा रहा है, और अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगा रहा है। ऑर्बिट एक्सिस ये क्या होता है? डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तारों के विशेष जो आकृतियाँ होती हैं उनको तारामंडल कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सप्तऋषि तारा,
ऐसा आपको मिलता है देखने में। इसको बोलते हैं सप्तऋषि, क्योंकि तारे जो है एक विशेष प्रकार की आकृति आसमान में बनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो उर्सा मेजर है, उर्सा मेजर एक तारा है, वो किस तारे का हिस्सा है। उर्सा मेजर जो तारामंडल है वो आपका सप्तऋषि का हिस्सा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने पढ़ा यूनिवर्स कैसे बना है, बिग बैंग क्या है, तारे कैसे बने हैं और आकाशगंगा क्या होती है, और लास्ट में आपने पढ़ा कॉन्स्टलेशन यानी कि तारामंडल। तो इस वीडियो को आप आराम से बैठ के देखिए, नोट्स बनाइए। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे सूर्य के राशन कार्ड के साथ। 8 ग्रहों के बारे में बताऊंगा एक एक करके, लेकिन उस वीडियो से पहले आपको इस वीडियो की 15 से 20 क्वेश्चंस की एक PDF बना के मैं वीडियो की फॉर्म में स्टडी हाईवे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप उस पर जाके देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।